आप वाहवाही लेने के लिए ईमानदार होते हैं, ये गुण है। आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वाहवाही लेने के लिए करते हैं, वो प्रेम बचा कहाँ फिर? तो आपकी ईमानदारी किसी वाहवाही की भूखी है, तो फिर वो ईमानदारी नहीं है। अनमोल की बहुत सी बातों से हम सहमत नहीं होते और ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। और जब कोई नया दर्शन इंट्रोड्यूस होता है या आपकी पसंद की बात से अलग कोई विचारधारा सामने आती है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। विचार का जो समन्वय है, उसमें दरार आएगी आएगी। अच्छा अनमोल, जो रिश्वत देते हैं या लेते हैं, लेने वालों की भी एक मजबूरी है। वो मेरे ख़्याल से ये है और मैं उनको जस्टिफ़ाई भी करता हूँ, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ईमानदार भी होते हैं, वो चुप रहते हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी अपने बच्चों को पालते हैं और खुद बेईमान नहीं होते। लेकिन टारगेट, ये सब डिपार्टमेंट में एक बीमारी है, विशेष रूप से आरटीओ, पुलिस, पुलिस, हाँ, सही बैंक, सही कह रहे हैं आप। कोई भी बेचारा जो सेल्समैन की जॉब करता है, ये ऐसी तलवार है कि आपको टारगेट अचीव लेना होगा और ये होता है ऊपर से और डिपार्टमेंट से होता है और मज़े की बात ये उसको पवित्रता उसको पवित्रता से शुरू करते हैं। अब टारगेट आपने दे दिया, बिना रिश्वत के, बिना उसके पूरा कलेक्शन ही नहीं के, होगा, पूरा ही नहीं कहाँ होगा। से पूरा होगा? तो वो अपनी नौकरी बचाए कि बॉस लोगों का कहना माने। तो इस टारगेट पर आप इसको टारगेट करिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो पूजा-पाठ करके शुरू करते हों कि हाँ साहब अब पूजा-पाठ हो गई है, अब ये टारगेट के लिए निकल रहे हैं सब जने। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ, है ना? तो सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हो जाते हैं, एक कल्चर चलने लग जाता है। जब कल्चर चलता है और आपने सही भी कहा कि ये कल्चर पुलिस महकमे में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ चोर या बदमाश या अपराधी अपनी जान बचाता है। तो पुलिस वाले को मालूम है कि इसको तो अंत-पंत देना ही है, ये तो कहीं से भी लाके दे, ये तो गलत काम से भी लाके दे। इंसान के केंद्र पे जब चोट पहुँचेगी ना, जब उसका अंदर का केंद्र गड़बड़ाएगा, तो फिर वो भागता है। यानी कि अगर आपको पानी नहीं दिया जाएगा, तो 1 दिन तक तो आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यही पानी की बात जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, ये बात अगर 2 दिन निकल जाए, तीसरे दिन तो क्या हालत हो जाएगी? तो वहाँ तो मरने-मारने की बात हो जाएगी। वहाँ आपका केंद्र हिल जाएगा। तो ये पुलिस वाला खेल ऐसा ही है कि इसमें वाक़ई में जीवन तक की बाजी लग जाती है। थोड़ी-सी रिश्वत इधर-उधर हुई या थोड़ा-सा पैसा नहीं उगाया तो पता नहीं कितने लोगों के फांसी लग जाए या कितने लोगों के ऊपर तलवार अटकी हुई है। पुलिस वाले ऊपर से ऊपर ही काम कर लेते हैं। केस बनने ही नहीं देते, कईयों की तो एफआईआर नहीं लिखते। चार्जशीट में सेक्शंस जो होते हैं, उनके हिसाब से उनमें लिखा जाता है, खेल तो वहीं शुरू हो जाता है। हाँ, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि रिश्वत वहीं से चालू हो जाती है। आरटीओ की आपने बात की, तो ये तो बच्चा-बच्चा ही जानता है कि देखते नहीं पुलिस वाला दीपावली, नए साल के ऊपर जब रोड के ऊपर अपन ले जाते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट ओके होते हुए सब भी सब बच्चा-बच्चा ही जानता है कि पुलिस वाले को देना है पैसा। पहले के टाइम में ₹50 देते थे। अब 100 भी काम नहीं आते अब तो 500 देने पड़ते हैं, 1000 देने पड़ते हैं। तो इस तरह का तो है ही खैर। ये सर ये सुधार का नतीजा है कि ज़्यादा फाइन करो 10,000 का, लेकिन रिश्वत लेने वालों की तो लॉटरी लग गई कि 10,000 देने पड़ेंगे इसलिए 2,000 दो, तो फिर फाइन ज़्यादा बड़ा हो गया ना। बड़ा हो गया, जितने नियम लगाते हैं उतना ही इंसान और बड़ी उल्टा हो गंदगी में गया। चले जाता है। हाँ, गंदगी उसके जीवन में और बड़ी हो जाती है। हालाँकि नियम तो अच्छा है वो। साहब देखो कोई भी चीज़ है ना नियम से सही नहीं हो सकती, लॉ से सही नहीं होती। आपको लगता है दुनिया को लगता है कि लॉ सब कुछ कर रहा है, लॉ ने सब कुछ बचा रखा है। इसीलिए कहते हैं कानून अंधा है। कानून इसलिए अंधा है क्योंकि ये ताकतवरों की तरफ फैसला कर देता है। क्योंकि वहाँ कानून पे बैठने वाले भी तो लोग ही है ना, इंसान ही है ना। आप उनको कैसे सत्यवादी मान लेते हैं या उनको कैसे ईमानदार मान लेते हैं, इसलिए कानून अंधा होता है। अगर इंसान अंदर से क्लियर हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ घटित ही नहीं होंगी। आपका जो नैतिक कर्तव्य है, वो आपको कोई ज़बरदस्ती करके नहीं मनवाता क्योंकि वो कानून के दायरे में नहीं आते। आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, ये कौन से कानून के दायरे में आता है? अगर आप अपने पेरेंट्स को मारेंगे तो ये कानून के दायरे में आता है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स की मन से इज़्ज़त नहीं कर रहे तो इसमें क्या हो रहा है? या मन से प्यार नहीं कर रहे मान लीजिए। तो ये नैतिक कर्तव्य है और अगर ये कर्तव्य की बात भी यहाँ आ रही है ना, तो भी यहाँ गड़बड़ हो रही है क्योंकि ये कर्तव्य, अधिकार ये सब क्या है बाहरी चीज़ें बनाई हुई है। ये तो अंदर से ही आता है प्रेम भाव। अब मेरे को किसी ने कहा थोड़ी ना है, मेरे को मालूम नहीं है क्या कि मेरे में कितनी ख़ास बात है कि मैं कितने तरीकों से भ्रष्टाचार फैला सकता हूँ, मैं कितने तरीकों से घूस ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं पकड़ सकता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। कोचिंग के बारे में मैं पकड़ सकता हूँ, वो भी एक अलग प्रकार का भ्रष्टाचार है, घूस है। वो घूस ही तो है कि बच्चे को क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा, फिर बोला जा रहा है शाम को आ जाना, तो वो बुला के घूस ली जा रही है, बस वो रोज़ के तौर पे ली जा रही है कि साहब हम तुमको दे रहे हैं। अरे दे क्यों रहे हो? क्लास में क्या दिक्कत आ रही थी? वही बात हो गई ना सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के हिसाब से वो काम नहीं कर रहा, उस अवधि में नहीं कर रहा। बोले एक्स्ट्रा पैसा दो, तो मैं फिर साइड में आके भी कर दूँगा।
डॉक्टर भी यही कर रहा है, वो क्या कर रहा है? सरकारी डॉक्टर है और वो वहाँ पर अपने पेशेंट्स को देख रहा है, लेकिन फिर वो शाम को भी बुला रहा है। उनका ₹100, ₹200, ₹400, ₹500, ₹1000 तक ले रहा है। तो अलग-अलग तरह के डॉक्टर्स हैं और अगर ध्यान से सोचा जाए, तो सरकारी कर्मचारी को तो बाहर काम करना अलाउ भी नहीं है, जहाँ तक मुझे छोटी-मोटी जानकारी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी टाइम सरकारी कर्मचारी अपनी जॉब में है और सेम टाइम में वो दूसरा काम भी कर रहा है? वो परमिशन लेके हाँ, कर सकते हैं, बाकी नहीं कर नहीं सकते। वो उसी समय कैसे कर रहा है? हाँ, और फिर आमदनी भी ले रहा है उससे। तो एक तो उसने सरकारी नौकरी में कमाने के लिए काम किया और उसको कमाई अच्छी होने भी लगी, उसका घर चलने लग गया, अब बोल रहा है मुझे और चाहिए। तो पहले तो उसने एक जने की जगह खाई, इससे बढ़िया उसको दे देता ना जिसके लिए बहुत ज़रूरतमंद थी नौकरी। तो उसका ख्वाब तो यही था शुरू से ही कि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, तो कोई बिज़नेस खोल लेता। लेकिन ये एक उसका भेष बन गया। कितने लोग हैं सरकारी जो अपनी वाइफ़ के नाम से काम कर लेते हैं, भाई के नाम से काम कर लेते हैं। कहने को वो सरकारी नौकर है लेकिन उनका ध्यान बाहर है। किसी ने स्कूल खोल रखा है, किसी ने अस्पताल खोल रखा है, किसी ने फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं, किसी ने कोई बिज़नेस, किसी ने कोई बिज़नेस। तो ये वाली बात है। मेरा अपना एक अनुभव है, मैं जब लॉ कर रहा था, तो एक जज, नाम नहीं लूँगा, उनका ईमानदारी का एक किस्सा नेशनल लेवल के ऊपर चला था, बहुत पेपर्स में आया था। तो जब हम उनसे मिले, तो मैं चूँकि कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह में रहता था, आकाशवाणी पर अनाउंसर था, तो मैं थोड़ा-सा एक स्टारिज़ मेरे में था और सॉफ्ट होने से किसी से कुछ भी पूछने की मेरी एक हैसियत बन जाती थी। मैं अपने लिए मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था। मैंने उनसे पूछा कि जो ईमानदार जज होता है, उनको परेशानी नहीं आती क्या? या क्या सच में ईमानदार होता है? उन्होंने एक बात कही, एक जज जिसके ईमानदारी के किस्से बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जब वो कुर्सी पर बैठता है तो शुरू के 2 या 3 साल वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईमानदार रहता है। ओहो! शुरू में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं भी। उसकी एक बदनामी होती है, बल्कि उसकी एक ईमानदार लोगों में उसका नाम अच्छा होता है कि ये जज है, कुछ भी कर लो, आपको जो पनिशमेंट लॉ के हिसाब से मिलना है वो मिलेगा। तो 2 या 3 साल में हर आदमी उससे डरने लगता है, उसकी इमेज हो जाती है और वो जो इमेज बन जाती है, उसके बाद वो मोस्ट करप्ट हो जाता है, बाद में। बाद में। ईमानदारी की इमेज बनाने के बाद में करप्ट होता है वो, आते ही नहीं होता। तो मुझे लगा कि जज के मुँह से सुन रहा हूँ, तो कितनी कलाएँ होती है, अपनी इमेज भी बनाओ, पैसा भी लो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ईमानदार आदमी भी कितनी बड़ी बेईमानी करने की पोज़ीशन में जाता है? देखिए पहली चीज़ तो सब जगह एक जैसी बात लागू नहीं होती, है ना? सब जगह एक ही नियम नहीं चलता। दूसरा जब कसौटी ये है दिमाग में कि मुझे बहुत कुछ कमाना है या कसौटी ये है किसी के दिमाग में कि मैं ईमानदार व्यक्तित्व का मालिक बनूँ, चाहे मैं पुलिस वाला हूँ, चाहे मैं जज हूँ। बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उसमें भी उसके ज़हन में ये है कि मुझे वाह-वाह की प्राप्ति हो। तो जिसके ज़हन में कुछ पाने की बात आ गई, भले ही वो घूस ना हो, उसको शाबाशी मिल रही है, तो शाबाशी की चाह भी उसको एक दिन वहाँ लेके जाएगी जहाँ की आप बात कर रहे हैं। सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो ये वाले केसेज़ हैं जिसमें ईमानदार पुलिस वाला, ईमानदार जज, ईमानदार टीचर, ईमानदार डॉक्टर बाद में गड़बड़ी में आ जाता है, उसके कारण यही है। इसलिए इंसान को जो भी काम करना है, वो अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए करना है, अपने मज़े के लिए करना है, सहज भाव से करना है और दीवाना होके उस समय के लिए करना है। जहाँ बात भविष्य की आ जाती है, तो फिर इंसान के ज़हन में आज नहीं तो कल ऐसा आएगा ही। और जहाँ बात रही ईमानदार की, तो ईमानदार के पास तो एक सेफ साइड पूरा ही है कि उसको तो दुनिया ईमानदार समझती है, उस पे तो कोई शक ही नहीं करेगा। जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, अगर वो छोटी लड़की के संबंध में आया तो उस पे शक कौन करेगा? वो वाली बात यहाँ लागू होती है और वो अपना काम करके निकल जाता है। तो ये वाले केसेज़ हैं समाज में लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आजकल तो ट्रेंड ही आ रहा है ब्रेन छोटा बच्चा ही तैयार होके आ रहा है कि मेरे को तो करप्शन करना ही है। ये वाली बात भी बहुत जगह लागू होती है, मैंने देखे भी हैं ऐसे केसेज़ जो आप बता रहे हैं ना, ऐसे केसेज़ वाक़ई में हैं, लेकिन उसके पीछे अंदर की वाहवाही होती है। फिर लास्ट में क्या होता है कि यार अब तो नौकरी थोड़ी-सी बची, अब क्या करेंगे? अब तो अपन ऐसा करते हैं कि कर ही लेते हैं, किसी को क्या पता चलेगा? कम से कम जाते हुए रख लें। इस चक्कर में कई बार लास्ट में फँस भी जाते हैं और आपने देखा होगा कि जज साहब रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेज़ लग गए लास्ट में। तो फिर क्या होता है? लेकिन मैं यहाँ आपको उल्टी बात कह रहा हूँ। आप ना तो चार्जेज़ से डरिए, ना आप वाहवाही से खुश होइए। आप वाहवाही लेने के लिए ईमानदार होते हैं, ये गुण है। आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वाहवाही लेने के लिए करते हैं, वो प्रेम बचा कहाँ फिर? तो आपकी ईमानदारी किसी वाहवाही की भूखी है, तो फिर वो ईमानदारी नहीं है। जब तक इंसान को मज़ा आएगा कि कोई उसको ईमानदार कह रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, तब तक वो इंसान डीपली ईमानदार नहीं हो पाएगा। तो जिसको आप ऊपर से ईमानदार बोल रहे थे, वो व्यक्ति बाद में जाके बेईमान इसीलिए निकलता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसने वो
तारीफ़ महसूस की है, कहीं न कहीं उसको मज़ा आया है और उस मज़े का ही उसने आनंद उठाया बाद में और फिर वो सज़ा में तब्दील हो गया।